हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो परसों जैसे कि 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है साइंस का। तो मैंने यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांटा है यहाँ पे। तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको बायो चाहिए, अगर बायो के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें क्या आपका डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो आपकी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, रिएक्टेंट पार्ट, मतलब जब कोई रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट पार्ट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हीट मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब आप जस्ट अपोजिट कैसे, इसमें क्या होता है, थोड़ा मैं धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि आपको क्या हुआ, इसमें आपने जब दो रिएक्टेंट पार्ट ने क्या किया, रिएक्ट किया, फिर आपको क्या मिली, हीट मिली। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कहते हैं आप घरों में दीपावली पर पुताई वगैरह करते हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर जब आप कलाई के ऊपर पानी डालते हो, तो पानी डालेगा क्या होता है, आपको मतलब क्या मिल जाएगा, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और फिर जो आपको धुआं निकलता हुआ देखना है, वो आपकी क्या है, हीट है। क्या है, हीट। तो आपका ये वाला एग्जाम क्या होता है, एक्सोथर्मिक का है। ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या आपका कैल्शियम, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। तो इस कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो हम क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। ठीक है। तो अभी आप एग्जाम टाइम है तो डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप क्या करोगे, कोई भी रिएक्शन लिखते हो फर्स्ट चैप्टर में, क्या आप फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपको एग्जाम्पल लिखना है। क्या करना है, लिखना है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ये क्या आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रेडॉक्स में क्या होता है कि जब दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या साथ साथ हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो आपको जो भी आप रिएक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के साथ साथ आपको विथ एग्जाम्पल भी लिखना है। उसके बाद कह रहे हैं वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि जो आपका रेस्पिरेशन है, आप सांस लेते हो, मतलब जो श्वसन क्रिया चलती है, रेस्पिरेशन, तो उसमें जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, मतलब आपको हीट एनर्जी मिल रही है, तो हीट एनर्जी मिल रही है। तो फिर यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो अभी आपने डिस्कस किया था, वो आपने क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था। जब आप उसमें पानी डाल रहे थे, वाटर डाल रहे थे, तो क्या हीट निकाल रही थी। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब ग्लूकोज है C6H12O6, उसकी जो आप रिएक्टेंट पार्ट कौन सा, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या बनाता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है। इसके बाद है डिफाइन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। आपको सभी में एग्जांपल लिखने हैं, है ना, क्योंकि अगर आप मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आप डेफिनेशन लिख के आते हो सिर्फ। अब इसमें क्या है, डिफाइन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट पार्ट क्या करते हैं, रिएक्ट करके सिंगल क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट पार्ट क्या होता है, ब्रेकडाउन होकर के क्या करता है, 2 न्यू प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट पार्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होकर 2 या मोर प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिफाइन, आपको एग्जांपल लिखना है। देखो कॉम्बिनेशन में आप क्या, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और डीकम्पोजिशन में आप कैल्शियम कार्बोनेट का लिख सकते हो, जो आपने एंडोथर्मिक में लिखा था वही आप डीकम्पोजिशन में लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं वाई सोडा मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हो, जब एयर मतलब जलाने से पहले। तो हम क्लीन इसलिए करते हैं, जो आपका मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर क्या होता है, लेयर जम जाती है। किसकी, जो आपके मैग्नीशियम वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के उसके ऊपर लेयर जम गई, तो वो जल नहीं पाता है आसानी से, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। क्या करते हैं, साफ़, जलाने से पहले।
अब यहाँ पे कह रहे हैं वाई डू बी अप्लाई पेंट एंड आयरन आर्टिकल्स, तो आप क्या करते हो, जो भी आपकी लोहे की चीज़ें हैं, आपने देखा होगा जब दीपावली आती है तो हम क्या करते हैं, हमें रीलिंग वगैरह हैं लोहे की, तो हम उस पेंट करते हैं, क्या करते हैं, पेंट वार्निश वगैरह कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो जो आपकी हानिकारक गैस है ना, टॉक्सिक गैसें हैं, वो क्या होती है, प्योर मेटल पे रिएक्ट करती है। तो आपका आयरन क्या है, प्योर मेटल है, तो उस पर वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब वो क्या कहते हैं, थोड़ा डैमेज होने लगता है आपका जो आयरन है, जो भी आपकी आयरन की चीज़ें बनी वो क्या ख़राब होने लगती हैं। तो उनको हम ख़राब होने से बचाने के लिए, मतलब वो करोड़ ना हो, उसलिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, क्या ना, पेंट। ठीक है। इसके बाद आपका डिफाइन करोजन एंड रेंसिडिटी, तो करोजन में क्या होता है आपका, वही जो है ना आपकी, आप लोहे की चीज़ों पे क्या करते हो, लोहे की चीज़ों पे आप पेंट कर दिया आपने ना, वो करोजन कहेंगे। रेंसिडिटी में क्या होता है, जैसे कि आप कोई चिप्स विप्स का पैकेट लेके आए, या फिर आप मतलब आप चिप्स का पैकेट, डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, आप चिप्स का पैकेट ले आए, ठीक है, तो आप क्या कहते हो, मतलब आप सपोज करो 20 रुपये का चिप्स का पैकेट लेके आए, तो आप कहते हो भैया 10 रुपये की इसमें चिप्स हैं और 10 रुपये की हवा भरी है, हवा भरने की क्या ज़रूरत थी, हवा तो हम इतनी खाते रहते हैं, ठीक है, हवा थोड़ी ना खाएंगे हम। तो फिर उसमें क्या है कि अगर वो उसमें आपको चिप्स मतलब हवा नहीं भरते, तो जो आप 10 रुपये के चिप्स खा रहे हो ना, वो भी आप नहीं खा पाते, ठीक है। क्यों नहीं खा पाते, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी वगैरह चिप्स मतलब सेक के रख दिए, तो फिर क्या होता है, उसको आप खुला छोड़ दो तो क्या वो कुछ टाइम बाद सील जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर गैस भरते हैं, वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको भी क्या है, क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि पहले आपने कहीं ना कहीं समझ रखा होगा, तो आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है डीपली, थोड़ा बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ टू एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या होती है। तो जब आप क्या करो भैया, एसिड और बेस को क्या कर दो, आपस में भिड़ा दो। जब आपने एसिड और बेस को आपस में भिड़ा दिया, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं, क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब आप एसिड बेस को क्या करते हो, आपस में भिड़ा देते हो, मतलब रिएक्ट करवा दिया आपने, तो आपको सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख दोगे यहाँ पे, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, HCl ले लेना और NaOH ले लेना, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों को क्या करोगे आप, रिएक्ट करवाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिलेगा और सॉल्ट मिलेगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो आपको एसिड और बेस में क्या करना है, कोई भी 4 डिफरेंस लिखने हैं। तो फिर फर्स्ट पे लिख देना कि एक टेस्ट में एसोर होते हैं और एक बिटर होते हैं, ये H+ आयन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, वो नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। लिख देना आप, ये क्या मतलब, इनका जो एसिडिक नेचर होता है वो कहता है 0 से 7 रहता है, उनका 7 to 14 रहता है। और आप एक और लिखना चाहते हो तो एक लिख देना, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, वो रेड को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस में आप ये लिख सकते हो। इसके बाद कौन सा आता है आपका, राइट केमिकल नेम एंड फार्मूला एंड यूजेस। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है, क्योंकि कोई ना कोई एक ज़रूर मिल जाएगा यूजेस। तो यहाँ पे क्या, वॉशिंग सोडा है, और वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, चारों के आपके क्या करने हैं, फार्मूला याद होना चाहिए और यूजेस याद होना चाहिए, फार्मूला यूजेस, ठीक है, अच्छे से तरीके से लिख के आना। और केमिकल नेम भी, जैसे कि आपका वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा आपका, Na2CO3 × 10H2O। अगर हम इसकी केमिकल नेम की बात करते हैं तो क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो जो 10H2O लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है आपका CaCO-Cl2। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब बेकिंग सोडा है आपका, तो बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 × ½ अब इसको चलते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। तो आपको बताना है कि जो आपकी pH वैल्यू है उसका आपकी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो आप बता सकते हो, प्लांट्स में मतलब बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो आप एक एक करके कोई भी 4 यूजेस आपको बताने जो आपकी बुक में दिए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर pH का आपको फुल फॉर्म जानना तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसके बाद हम चलते हैं, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। तो जो आपने डिफरेंस में लिखा था वही यहाँ पे लिख देना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एसिड की ही लिखना है, इतने आप होशियार बच्चे हो, हम जानते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, वाई शुड
कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉपर और ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो आपका कॉपर या ब्रास के बर्तन है, तो कॉपर और ब्रास आपका क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल। तो मेटल को आप किससे, मतलब खट्टे पदार्थ क्या है, एसिड है। तो जब आप मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाओगे, क्या करोगे, करवाओगे, तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो वो सॉल्ट आपका ये नहीं खाने वाला बन रहा है। ठीक है, ये क्या बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा, और आपको क्या, आपकी सेहत के लिए क्या हानिकारक रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, खट्टे पदार्थों को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, ख़त्म होता है हमारा सेकंड चैप्टर। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर एक आध चला जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक आध चला जाता है बाई चांस, है ना, लेकिन वैसे एक भी नहीं जाएगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। 10 चैप्टर है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो आपको बताना है स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हमने देखा था कि कोई स्फेयर होता है। क्या होता है, स्फेयर, उसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते तो हमको क्या 2 मिरर मिल रहे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब कोई स्फेयर है। इसके बाद है डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताने। तो ये जितना भी है ना, ये 3-4 क्वेश्चन दिए, ये आपका मिरर के ही पार्ट हैं। क्या है, ये मिरर के पार्ट है, उनको डिफाइन करना होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पर क्या डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। तो आप व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। हम अपना नॉर्मल या जो अपना प्लेन मिरर होता है ना, घर में यूज करते हैं, उसका भी तो यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं करते, कॉन्वेक्स का क्यों करते हैं। तो कॉन्वेक्स का हम इसलिए करते हैं, देखो अगर हमने प्लेन मिरर का यूज किया तो प्लेन मिरर में क्या होता है, आप मतलब आप जितनी आपकी हाइट है, जितनी आपका आई का साइज है, उतना ही आपका उसमें दिखता है मिरर में, है ना। तो अगर हम अपनी जो 4 व्हीलर या बाइक वगैरह में प्लेन मिरर का यूज करने लगे, ठीक है, तो पता पड़ा कि पूरे मिरर में क्या है, मतलब गाड़ी की हेडलाइट ही दिख रही है। ठीक है, तो मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया ना, हम निपट गए हम। ठीक है, तो ये सब बोलना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, अपना जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी मतलब कोई जो आपकी इमेज होती है ना, मतलब छोटे में भी पूरा दिखा देता है। क्या करता है, पूरा मतलब ऐसे पूरा बैकग्राउंड दिखा देगा, पूरे में पता चल जाता है। उसके बाद है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के 4 यूजेस लिखने हैं। फिर है डिफाइन मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पावर ऑफ लेंस एंड कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। इसको आपको पूरा बताना है। राइट डाउन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या करना है, डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है। ये तो मोस्ट है करके, यहाँ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ आवर फोकल लेंथ। देखो इसमें क्या है, आपको क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ रेडियस मतलब आर दे रखा है। क्या देखा है, आर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F = R/2। तो आर की वैल्यू क्या है, आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो निकाल देना इससे। इसके बाद है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आपको पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपको याद रखना है, P = 1/F। अब यहाँ पे एक और दिया न्यूमेरिकल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका 11 चैप्टर, उसमें आप डायग्राम करके चले जाना, बिल्कुल फंसेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कूलर सोल्यूशन और ह्यूमन आई का। आपको ये सारे डायग्राम बनाने हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया है, वाई द प्लानिट डू नॉट ट्विंकल, डिफाइन मायोपी एंड हाइपोमेट्री विथ लेवल डायग्राम। इसको आप ना भी करो, इतने 11 चैप्टर में कर जाओ तो आपका बक्का डेफिनेटली फंसेगा। ठीक है, अब मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन जानने हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा डाइवर्ट ना हो वीडियो सुनने में, बस सिर्फ क्वेश्चन देखो। क्या करो, क्वेश्चन देखो कि ये इंपॉर्टेंट है और याद करो, बात खत्म। और ज़्यादा ना सिलेबस है भी नहीं। तो ये क्वेश्चन तो थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के। अगर आप चाहते हो मैं बायो को भी डालूँ इंपॉर्टेंट, तो आप अगर कोई कमेंट करता है, वैसे तो मेरा चैनल कोई इतना पॉपुलर है नहीं कोई देखे, और फिर भी कोई करता है तो फिर मैं बायो को भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।